अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। यूएमटी टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसन खालिद। नाज़रीन, आज के शो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, जो उसके असरात हैं, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पड़े हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन का जो फ्यूचर है पाकिस्तान में, उस पर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे फ़ॉरेन कंटेंट की, उस फ़ॉरेन कंटेंट की जिसकी आजकल बहुत धूम भी है पाकिस्तान में। और बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी जो नौजवान है, पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, उस पर उसके असरात किस तरह मुरतब हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरशाद अली साहब, एचईसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सेनेटर डॉक्टर गौस नियाजी साहब पीएमएलएन से हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही साथ हमारे साथ एमक्यूएम से सेनेटर भी मौजूद होंगे, जो कि हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर अरशाद साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगा और स्टार्ट मैं आपसे करूंगा डॉक्टर साहब। शायद आपसे बेहतर इस जो सवाल है, इसका जवाब कोई ना दे सके। एजुकेशन सिस्टम पर और जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं, उस पर किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया है और उस पर कोरोना वायरस के असरात किस तरह मुरतब हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा फॉर अरेंजिंग दिस सेशन। आई थिंक वक्त की मुनासबत से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मैं ये क्लैरिफाई करूंगा कि मैं एचईसी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, अब नहीं हूँ। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मेरे ख्याल में जो कोरोना है, इसने मस्बत असरात एजुकेशन पे डाले हैं। वो इस लिहाज से कि अगर आप हमारे मुल्क के तालीमी निज़ाम के लिहाज से देखें तो पिछले ये 150-200 साल से एक ही मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं कि एक डिफाइंड क्लासरूम होता है, उसमें सामने बच्चे बैठे हुए होते हैं और जिनको मुंतजिर समझा जाता है कि वो नॉलेज के मुंतजिर हैं, और एक साहब आते हैं जिनको हम टीचर कहते हैं, और वो वहां पे अपना जो भी किताबों से बाज़ औक़ात उन्होंने तैयार भी किया होता है, बाज़ औक़ात नहीं भी अपना मटेरियल तैयार किया हुआ होता है, और वहां पे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। जबकि हकीकत में अगर आप देखें कि दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, किसी भी हवाले से देखें, आप इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें, पिछले 20 सालों में इंतहाई तब्दीलियां आ चुकी हुई हैं, और जो लोग जिस तरीके से अपने काम को करते थे, उनका वो तरीक़ाकार बदल चुका हुआ है। आप इंटरनेट और आईसीटी टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें, दुनिया बहुत बदल चुकी हुई है, और जिस तरीके से जो इवन कई प्रोफेशन भी खत्म हो गए हैं, और लोगों को अपने नॉलेज के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ा है। जबकि हमारी एजुकेशन एक ऐसी है जो 150-200 साल से एक ऐसी डगर पे चली जा रही है जहां पे ना ही टीचर अपने आप को नॉलेज के लिए अपडेट करता है, और ना ही हमने रिसोर्सेज को उसके लिहाज से कंपेटेबल बनाया है। कोरोना ने इस हमारी कमी को बहुत तरीके से उजागर किया और हमें शेक करके रख दिया है, और उसकी वजह से हम समझ रहे हैं हमें बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन ये शेकअप जरूरी था, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी रियलिटी है जिसने हर सूरत आना है और हमें उसको अपनाना है। चाहूँ यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ एज ए पॉलिटिशियन, एज ए लीडर, कि जब आप देखते हैं कोरोना वायरस जब आया और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में जो तब्दीली एक आई, और एक कई लोग उसको मस्बत भी समझते हैं और कई लोग इसको नेगेटिव भी समझते हैं, आपके नजदीक ये तब्दीली किस तरह पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को हेल्प आउट कर सकती है? जिस तरह शाह साहब ने कहा, ज़ाहिर है इसमें वक्त के साथ साथ बाकी चीज़ तब्दील में हमारा एजुकेशन सिस्टम तब्दील नहीं हुआ, और अब जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पे गया है, जिस तरह शुरू हुई हैं, तो अभी लेकिन उसको बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमने देखा है घरों में कि टीचर पढ़ा है ना का, और बच्चे वो अपनी डिवाइस रख के तो इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो अभी वो ट्रेंड नहीं है, अभी बहुत सारी बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है। तो अभी थोड़ा इसमें ज़ाहिर है एकदम से तब्दीली आई है ऐसी जिसके लिए हम तैयार न थे, ना हमारे बच्चे तैयार थे, ना हमारे टीचर तैयार थे, ना हमारी हुकूमत तैयार थी। तो अभी इसको एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगेगा।
तो इसके कि कब तक ये कोरोना जारी रहता है आपकी, लेकिन बहरहाल हमें तो मुतबाद फिजिकल प्रेजेंस के अलावा जो मुतबादल ज़राए हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे दूसरा या वीडियो लिंक्स दूसरा वगैरह है, अभी उस पर हमें आपको एक ऑप्शन के तौर पर ज़रूर रखना होगा कि दुनिया में कोई तब्दीली आ सकती है ताकि हमारा उसके बाद नेवल बदल हो, ऐसी है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अरशद साहब, आपसे अगर मैं ये बात करूं कि हम अगर पाकिस्तान की भी बात ना करें कि पाकिस्तान तैयार था कि नहीं था इस एजुकेशन सिस्टम पर जाने के लिए, पूरी दुनिया पे अगर हम बात करें तो यूँ लगता है कि दुनिया तैयार नहीं थी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फिलहाल। तो क्या इस बात पे वाकई कोई हकीकत, वाकई कोई दम है? ये बिल्कुल एक हकीकत है। ठीक है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि कुछ मुल्कों में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ऑनलाइन का ट्रेंड, अवेयरनेस, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग और एक्सेस बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ ज्यादा था, पाकिस्तान में कम था। ये एक हकीकत है। और चूंकि यहाँ तकरीबन ना होने के बराबर था, तो ये एक किस्म का शेकअप का अमल हुआ है पाकिस्तान में, जहां पे सडनली लोगों को अपने आप को एक सिचुएशन के मुताबिक अडॉप्ट करना पड़ा है। और इसमें गौस साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जो फिजिकल का नेमुल बदल नहीं हो सकता, और दुनिया में भी ये जो सिस्टम है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन किए जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट फिजिकली किए जाते हैं, और इसको कॉम्बिनेशन को लेकर चलना होता है। तो अब हमने अपने आप को इस लिहाज से एडजस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्कूल हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन को, जो इसकी सही स्पिरिट है, जहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्टिव अंदाज से इंगेज हो, वो हमारे यहाँ पे नहीं है। मेरे अपने फैमिली में बच्चे हैं, वो टीचर ने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी है और वो बच्चों को कहते हैं जी आप इनको देखें, उससे वो वाली इंटरेस्ट नहीं डेवलप होती है। और साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका एक हद तक जो फिजिकल इंटरेक्शन का जो है वो ऑनलाइन इंटरेक्शन के थ्रू अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करें जो कि अवेलेबल है। इवन पाकिस्तान में बहुत सारे अदारों में, इस्लामाबाद में मुझे मालूम है कई इस्लामाबाद के मॉडल स्कूल में इंटरेक्टिव ऑनलाइन एजुकेशन अडॉप्ट हुई है और यूज हो रही है। सो वो बहुत इफेक्टिव होगी। तो हमें इसको स्ट्रेटेजिकली लेके चलना होगा। सारी जिम्मेवारी हम बच्चों पे भी ना डाल दें या पेरेंट्स पे ना डाल दें कि हमने तो लेक्चर अपलोड कर दिया, अगर बच्चे ने नहीं लिए तो बच्चे का कसूर है। दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि हमारे वो जो लेक्चर्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग होने चाहिए कि बच्चे सोशल मीडिया की दूसरी चीजें देखने की बजाय इसमें ज्यादा अपनी इंटरेस्ट और अपने आप को इंगेज करें। सबसे पहले इंगेजिंग कंटेंट्स का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उस इंगेजिंग कंटेंट्स के लिए इंटरएक्टिविटी का होना जरूरी है, ताकि बच्चे के जहन में जिस वक्त सवाल आया उसको उसी वक्त उसका जवाब मिल सके, जो कि मौजूदा सूरत हाल में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है, साथ में स्ट्रेटेजिकली जहां कमी है उसको एड्रेस करने की। ठीक है डॉक्टर अरशद साहब, अगर हम आपने अभी बात की कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स डाल देते हैं टीचर्स और उनको स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो वहां पर जाकर उनको देख लें। हम लोग क्योंकि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बहुत सी वेबसाइट्स हैं यूट्यूब पे मिलते हैं, और भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। हम उस चीज से ऑनलाइन एजुकेशन को और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक अलग चीज हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है अलग हैं। असल में ये दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। बहुत सारे ऐसे किसी भी क्लास को आप ले लो, क्लास 3, 4, 5, उनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इतने अच्छे तरीके से ऑनलाइन ट्यूटोरियल या ट्रेनिंग वीडियोस में समझाए गए हैं कि एक टीचर क्लास में समझा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो 3 डायमेंशन की चीजें हैं वो वाली चीजें
वो कॉन्सेप्ट टीचर नहीं दे सकता है, वो उनको जुबान से बता तो सकता है, लेकिन फर्ज करो मैं आप सिंपल सी एग्जांपल दूं, एक दिल है, दिल के धड़कता कैसे है और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन के वक्त वाल्व कैसे फंक्शन करते हैं, ये जब तक बच्चे इसकी वीडियोज नहीं देखेंगे उनको समझ नहीं आएगी। सो ये टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि वो आप ऑनलाइन जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो खुद उसका अपना इल्म है, इनको इंटीग्रेट करके बच्चों के लिए, वही मैं पहले कह रहा था कि बच्चों के लिए इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि बजाय इसके कि वो दूसरे जो सोशल मीडिया है उन पे जाएं, वो कहें यार इससे ज्यादा तो हमारे लिए और कोई अच्छी चीज नहीं है। और इल्म को जब तक आप रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे बच्चों की इंटरेस्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ दीनी तालीम भी इसी तरीके से है कि हम कुरान शरीफ याद तो कर लेते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि उसके अंदर क्या लिखा है। इसी तरीके से दुनियावी तालीम भी हम याद करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारी जिंदगी में किस तरीके से अमल पजीर होंगे वो नॉलेज। ठीक है, ठीक है। मियां अदीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियां अदीक साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र भाई। अस्सलाम वालेकुम अतीक। अच्छा मियां अदीक साहब, अच्छा अदीक साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सियासतदान, आप क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते भी हैं और उसमें रिफॉर्म्स भी करते हैं, आप किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन को देख रहे हैं? अरे 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 अरे, ये तो मैं इस बात से शुरू करूंगा जनाब कि देखिए, एक वक्त था स्कूल में मोबाइल ले जाना बैन था, ठीक है, और जुर्माना किया जाता था, और तमाम टीचर्स ये कहते थे कि जो मोबाइल लेके आएगा उसका मोबाइल जब्त हो जाएगा। अच्छा, आज की दुनिया ये है कि सारा स्कूल ही मोबाइल के अंदर आ गया है। ठीक है। सबसे पहली तो ये चीज है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, आज डिजिटल वर्ल्ड है, सब चीजें तब्दील हो रही हैं, और जो स्कूल है आपका वो टोटली, ना सिर्फ यहाँ, पूरी दुनिया में इस वक्त आपका स्कूल जो है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, वो सब की सब डिजिटलाइज होकर और वो आपके मोबाइल में, आपके इंटरनेट के थ्रू चल पड़ी हैं। तो इसलिए ये कहना कि हम इसको कैसे देखते हैं, इसका तो मौका ही नहीं रहा। अब तो ये बात करने की जरूरत है कि आप इसको अडॉप्ट कैसे करते हैं। अगर आपने वाकई में दुनिया के साथ चलना है तो फिर आपको हर सूरत इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है अडॉप्ट करने के लिए हमारा तरीकाकार क्या होगा। डेफिनेटली वी आर फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड, वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो हमारे मसाइल कुछ और हैं, हमारी फीलिंग्स कुछ और है, हमारा मुआशरा बहुत मुख्तलिफ है, हमारे लोगों की ज़हनियत मुख्तलिफ है, हमारे बच्चों को पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है। लेकिन इन सब बातों को इस तरह से टिल्ट करना है, इस तरह से मॉडिफाई करना है कि हम भी आज की दुनिया में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। जी ठीक है। तो आपके नजदीक ये अब एक जरूरत बन चुकी है हमारे एक वर्ल्ड ऑर्डर की। वी लेफ्ट विद नो ऑप्शन। ठीक है, आज तो अब इसके अलावा कोई और रास्ता रहा ही नहीं है। अगर ठीक है, ठीक है, कि पुराने तरीके से स्कूल चला के, तो बिल्कुल चलाते रहे, आप चला सकते हैं, कौन आपको रोक सकता है। मगर वो करने के बाद आप अपने बच्चों को कितना पीछे रखेंगे, कितना पीछे लेकर जाएंगे, कौन सी क्लास में रखेंगे, अब ये आपको खुद को सोचना है। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग इसके लिए अभी तैयार हैं? मतलब है वो लोग जो बाशऊर लोग हैं, जो आगे की तरफ देखते हैं, उसमें अमीरी गरीबी का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें सिर्फ रियलाइजेशन का ताल्लुक है। जो पेरेंट्स, जो माँ बाप अपने बच्चों को आज की तालीम देना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हर सूरत इस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे और कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया है। ठीक है। अब वो लोग ऐसे लोग जिनके दिमाग में आज भी है कि मोबाइल बहुत बुरी चीज है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपने बच्चे को लैपटॉप नहीं लेकर दे सकते, हम अपने बच्चे को एक डेस्कटॉप 7-8 हज़ार रुपए वाला नहीं लेकर दे सकते, हमारे पास वो वसाइल नहीं है। जिनकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक वो सोच नहीं बदलेगी, वो आज की दुनिया में कैसे आएंगे? वो आ ही नहीं सकते किसी सूरत में। मियां अतीक साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, अभी आपने खुद ही बात की कि आप हमारी सोच बदलने की जरूरत है।
तो ये सोच भी तो आप लोगों ने ही बदलनी है, आप हमारे मुल्क के लीडर्स हैं, हमारे सियासतदान हैं, तो इस क्या करना चाहिए कि इस सोच में बदलाव आए? देखिए भाई, मैं तो फिर वही कहूंगा जी, कि आज का लीडर जी, जो डिजिटल वर्ल्ड में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे और शोबों में आप पीछे रह जाते हैं, उसी तरह इसमें भी पीछे रह जाएंगे। फिर देखिए, कल जब आप वोट लेने जाएंगे तो जी, आपका वोटर क्या कहेगा नहीं कि जी आप मेरे पास आए हैं, और आपका दूसरा जो है वो तो हर वक्त मेरे साथ राब्ते में रहता है इंटरनेट के थ्रू, तो ऑटोमेटिक सबको इस पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये एक्सेस की बात है। आज हुँ, इंटरनेट सारी दुनिया की एक्सेस में है, हमारे हर ठीक है। बच्चे बच्चे की एक्सेस में है, और अफोर्डेबिलिटी में है। मैं तो इसको और ज्यादा सस्ता कराने के उसमें हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर को इन राइटिंग लिखकर भेजा हुआ है, और हम इस उसमें हैं कि आइंदा ये जो हमारा फाइनेंस बिल आएगा, नया जो बजट आएगा, उसमें हमारी हुँ, पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह भी हो हम इस इंटरनेट को सस्ता कराएं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेट की इनको दूर कराएं, मोबाइल फोन के ऊपर से ड्यूटी खत्म कराएं, खास ओके, तौर पर सस्ते मोबाइल्स जो ये ठीक अपना है, हमारे स्मार्टफोन्स हैं, सिर्फ $100 की कीमत के, उन पर से ड्यूटी खत्म करवाएं। ठीक है, जो लैपटॉप्स हैं उनसे ड्यूटी खत्म करवाएं। $500 तक का लैपटॉप जो है वो उसमें से ड्यूटी खत्म होनी चाहिए। तो इसलिए ओके। इन चीजों को जब हम आगे लेकर चलेंगे, ये ऐसे टूल्स हैं जो आने वाले वक्त में हर बच्चे के काम आएंगे। ठीक है, ठीक है। जी। बलोचिस्तान जैसे इलाकों में आपके नज़दीक क्या होना चाहिए? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बलोचिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं और वहाँ पर इंटरनेट का मसला आता है, तो उन तक हम कैसे रसाई इस वक़्त देखिए टेम्परेरी बेसिस देखिए पर ये जो इसकी रसाई करवाएँ? ये इंटरनेट की बात भाई, चंद महीने में आपका 5G जी, आ रहा है। वास्तव आपका 5G आ जी, रहा है, और जिस वक्त में आपका 5G आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप यकीन करें कि सब चीजें बदल जाएंगी। सो आने वाला वक्त, ये जो ठीक है। डिजिटलाइजेशन का वक्त है, उस डिजिटल अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम चलें, सलाम, उस डिजिटल वर्ल्ड में ठीक ऑल टुगेदर चीजें डिफरेंट ही होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। डॉक्टर अरशद साहब, आपसे अगर आपकी तरफ मैं आता हूँ, आपको क्या लगता है अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, हम उसको ऑप्ट कर रहे हैं, फिजिकल एस्पेक्ट अभी भी ज़रूरी है? उस फिजिकल एस्पेक्ट का हम इस वक्त काउंटर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी फिजिकली क्लासेस अटेंड करना, अरेंज करना मुश्किल है। हाँ, इसमें अतीक साहब की ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जी, पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, और हमें इसके लिए वो कहते हैं ना, हंगामी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें वो होता है ना कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है। इस ठीक है, वक़्त हमारे पास जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो तकरीबन 34 मिलियन के करीब हैं, और जो ओके, हमारी पॉपुलेशन है वो 220 मिलियन है, जिसका मतलब हुँ, है कि हमारी जो इंटरनेट की इस वक्त पेनिट्रेशन है, ये कोई 17-18% के करीब है। सो ठीक है, और ये 17-18% वो लोग हैं जो कि इंटरनेट इनके एक्सेस भी है और कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है। ठीक है, सो आप अंदाजा लगाएं, जो बाकी 80% लोग हैं उनके पास तो इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है, और ठीक है, उसमें जो स्कूल हैं, खास तौर पे गवर्नमेंट के, जो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 40% जो स्कूल हैं, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर पे हैं, और 60% गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर में भी डिफरेंट स्टेटा के स्कूल हैं, कहीं लाख रुपए फीस वाले भी हैं और कहीं ठीक है, 1500 रुपए की फीस वाले भी हैं। सो ऑब्वियसली जो लो स्ट्रेटा के स्कूल हैं वहाँ पे ना स्कूल में इंटरनेट एक्सेस है, और ना ही वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास खाने की रोटी हासिल करना मुमकिन है, तो उनके लिए इंटरनेट की एक्सेस तो तकरीबन नामुमकिन होगी। तो मेरे ठीक है, अंदाजे के मुताबिक ये पहले हम डिजिटल डिवाइड की बात किया करते थे, और वो जी, उसमें हैव और हैव नॉट्स होता था। ये डिजिटल डिवाइड खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ये मजीद बढ़ जाएगी, और ठीक है, जो जो एजुकेशन की एक्सेस चाहे वो थोड़ी भी थी गरीब लोगों के लिए,
वो मजीद सुकड़ जाएगी। तो इस हवाले से गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसे मैकेनिज्म डिवाइस करें और ऐसे प्रोग्राम डिवाइस करें जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर के ऐसे स्कूल जिनमें एक पर्टिकुलर डिफाइंड फी लेवल से कम है, वहां पे इंटरनेट की एक्सेस को इंश्योर किया जा सके, क्योंकि उसके बगैर जब तक इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होगी तो ऑनलाइन एजुकेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है, वही सवाल जो मैंने मियां दीक साहब से किया था वो मैं अगर आपसे करूं कि बलोचिस्तान जैसे जो इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की रसाई बहुत मुश्किल है, जहां पर सिग्नल्स के इश्यूज हैं, जहां पर 3G 4G होने के बावजूद वहां पर स्टूडेंट्स इंटरनेट से महरूम है, उन इलाकों पर हम उन इलाकों के लिए क्या कर सकते हैं? उन इलाकों के लिए हम अगर एजुकेशन वहां तक प्रोवाइड करना चाहते हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं? देखिए, दुनिया में जो इस किस्म के इलाके हैं वहाँ पे एक रीजनल हब्स का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है कि उन इलाकों के मुताबिक जहाँ पे लोगों की एक्सेसिबिलिटी इजी है वहाँ पे आप सेंट्रल नोड बना दें और वो नोड फिर लोगों को एक्सेस प्रोवाइड कर रही हो। लेकिन ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। इसके लिए पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, फिर उसके लिए फाइनेंस की एलोकेशन है। ये सारी चीजें एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं गवर्नमेंट के लिहाज से। दूसरा ये है कि जो वक्त है वो तो किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त तो बच्चे भी जवान होते रहेंगे, वो तालीम से महरूम भी होते रहेंगे। तो इसलिए इस सिलसिले में जितने हम हंगामी बुनियादों पे हमारी गवर्नमेंट और हमारे अदारे इस पे एफर्ट करें, वो इंतहाई जरूरी है। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स की कुछ शिकायत भी थी जो कि पिछले दिनों ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग पे भी रही। HEC ने उसके बारे में मीटिंग्स भी की चांसलर्स को बुलाकर। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सबके लिए बहुत एक इजी गोइंग एक ऑप्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं इतनी हैवी अमाउंट में फीस लेता हूँ, फी भरता हूँ यूनिवर्सिटी में फिजिकल एस्पेक्ट के लिए, को गेन करने के लिए, और अगर मैंने घर पर बैठ के उस फैकल्टी से पढ़ना है क्योंकि फैकल्टी भी हमारी ट्रेंड नहीं है अभी, तो फिर ये शिकायत, ये जो भी मसले मसाइल हैं, इनका हल कैसे तलाश होगा? और एक तो क्या इसके जो ये पहले सबसे पहले अगर ये शिकायत जायज भी है कि नहीं आपके नजदीक, क्योंकि आपका ताल्लुक HEC से रहा है, और अगर जायज है तो इनका हल किस तरह से निकाला जा सकता है? हाँ, असल में ये शिकायत बिल्कुल जायज है और क्योंकि एक इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी कस्टमर है, चाहे वो तालीम का कस्टमर है या किसी और फिजिकल डिवाइस का कस्टमर है, वो जितनी उसको कॉस्ट चार्ज हो रही है उसके मुताबिक उसको सर्विस मिलनी चाहिए जी। और अगर हम उस बच्चे से फी चार्ज कर रही हैं यूनिवर्सिटियां या स्कूल, तो उसकी मुताबिक जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो यूनिवर्सिटी या स्कूल की जिम्मेवारी है कि वो इंश्योर करे और उसके लिए उनको ऑब्वियसली टीचर्स की क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है, अपने यूनिवर्सिटीज या स्कूल में रिसोर्सेज एनहांस करने की जरूरत है और उसके लिए जो गवर्नमेंट को ये लेजिस्लेशन करने की जरूरत है कि जहां पे इसके शिकायतें ज्यादा हो उन अदारों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। ठीक है, डॉक्टर गौस साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। आपके नजदीक 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को इख्तियारात मिल गए एजुकेशन के, क्या समझते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ऑप्ट करना सूबों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा? देखिए जी, अभी तो सूबे जो मिला था पहला कोई तालीम के मतलब वो भी उसको अडॉप्ट पूरा नहीं कर सके। अभी अप टू द मार्क नहीं आ सके। अभी उनको से ऐसे 18 तक पास हो गई एकदम और मरकज ने सूबों के वाल कहते हैं सूबे इसके लिए तैयार नहीं थे, तो मुतलका नतीज हमें नहीं मिल सके। तो ऑनलाइन के लिए तो बहुत सारी डायनामिक्स में ये तो एक 360 एक तो 180 टर्न होता है ना, 360 पे टर्न है, तो इसके लिए बहुत कुछ हमें कभी करना पड़ेगा। इसमें इसकी फिजिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी पहले जरूरी हो गया कि कैसे होगी। इसमें तो फिर
सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आ जाएगी ना। तो पेरेंट्स अगर जॉब पे जाते हैं तो बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे, या छोटे बच्चे अभी जो बड़े तो ज़ाहिर है को जो सेकेंडरी एजुकेशन या कोई इंटरमीडिएट या डिग्री क्लासेस में जाते हैं वो तो चलो एक है जिम्मेदार बच्चे समझ बूझ रहते हैं। जो छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी क्लास तक हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या वो पेरेंट्स के बगैर इतना पढ़ सकेंगे या उनको कुछ मतलब ऊपर को सुपरविजन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? तो इस पे भी बहुत सा काम होना चाहिए। और मैं तो भी कहूँगा अभी भी जो फिजिकल प्रेजेंस है टीचर की वो जितना वहाँ लर्निंग हो सकती है वो ऑनलाइन पे शायद उतनी ना हो सके, कम से कम बिलो सेकेंडरी लेवल। तो अभी इस पे बहुत सारी डिस्कशन होंगी और उस पे उसके बाद ये किसी नतीजे पहुंचेंगे कि ऑनलाइन का कितना रोल होना चाहिए, या इसको एक बाई पार्ट सेकेंडरी रखें कि जिस तरह आप कोरोना है तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम तैयार हों। तो अभी करना पड़ेगा और एक लेवल बना के फिर अभी हाल में एक 5-6 महीने स्टडी होनी चाहिए। तमाम जितने हमारे तालीम है और दूसरे आईटी के एक्सपर्ट हैं या दूसरे हैं, हमें आईटी की क्वालिटी को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें कई दफ़ा हमारा कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है, तो आज जो ऑनलाइन क्लास में ऐसा होगा तो ज़ाहिर है बच्चों का शौक खत्म हो जाता है इस पर। तो बहुत सी चीज़ें अभी हाल में स्टडी करके तो उसके बाद फिर इसको एक मतलब हम इसको ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल अच्छा है अगर फिजिकल प्रेजेंस हम के अगर जैसे मौजूद हालात में जंग हो जाती है, दूसरे हालात आते हैं तो एक ऑप्शन के तौर पर ये बेस्ट है मेरे ख्याल। मियां अतीक साहब, अभी मैंने गौस साहब से यही बात की कि अगर हम लोग बात तो करते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन सिस्टम के इख्तियारात सूबों के पास आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ वो स्कूल्स भी हैं जहाँ पर प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है और बहुत बुरे हालात हैं। इस चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक मार्का नजर आती है, एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आती है इस दौर में पाकिस्तान के लिए, सूबों के लिए। तो किस तरह से इसकी तरफ हम जा सकते हैं जब हम बेसिक नेसेसिटीज ही पहले पूरी नहीं कर पाए? देखिए हसन, मैं समझ रहा हूँ ये दो आप मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये फैसिलिटीज का ना होना एक अलग बात है, अच्छा, सिस्टम का ना चलना एक दूसरी बात है। आज से पहले जो मुल्क में निज़ाम मौजूद था, जो हम कह रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद वो आ गया प्रोविंसेस के पास, तो प्रोविंसेस को दिया गया वो निज़ाम आज भी उनके पास है और रहेगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। वो इसलिए उनको दिया गया कि उसको बेहतर तरीके से चलाएं, लेकिन वो उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्ट की जा रही थी वो नहीं हो सकी। ये तो बात यहाँ तक 100% आपकी दुरुस्त हो गई। अब जो आने वाला निज़ाम है, मैं ये कहता हूं कि अगर वो निज़ाम बांग्लादेश में कामयाब हो जाता है, श्रीलंका में कामयाब हो जाता है, इंडिया में कामयाब हो जाता है, तो क्या वजह है पाकिस्तान में वो क्यों कामयाब नहीं होगा? अगर वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं होता तो इसका मतलब बड़ा वाज़े है कि हमारे अपने लोगों में कमी है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं प्रॉपर कर पा रहे। दूसरी बात वो ये देखिए, अब दुनिया में एक चीज इंट्रोड्यूस होती है, चांद पे जाने की बात है, स्पार्को की बात है। हमारे पास भी जब ये दुनिया बनी तो देयर वर 3 डिग्रीज हमें मिली थी, ये मैंने एक जगह पढ़ा है। क्या हमने उन डिग्रीज को एडमिट किया? अस्सलाम वालेकुम, ऑफिस खुला हुआ है, तो उसमें अगर आप ये देखिए, हमने तो लूज कर दिया। जब दुनिया में इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ, सॉरी इंटरनेट से पहले आईटी इंट्रोड्यूस हुई, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, तो यकीन कीजिएगा 20 साल तक दफ्तरों ने उस कंप्यूटर को एडमिट ही नहीं किया, 1980 से लेके 2000 तक, क्योंकि उन अफसरान को वो सूट नहीं करता था। अब आज भी वो टीचर्स, जो टीचर अपने आप को एलिवेट नहीं कर सकते, जो ये LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उस तक अपने आप को नहीं लेकर जा सकते, वो इसकी मुखालफत करेंगे ही करेंगे, ये ओपनली बात है। और जैसा कि मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मेरी कौम को एक समझे सोचे मंसूबे के तहत 72 साल से पीछे रखा गया है। अब क्या इस सिस्टम में को पीछे रखेंगे? अगर पीछे रखेंगे तो फिर कौम बहुत पीछे चली जाएगी। उन बच्चों को क्या है कि हमने वो कानून साजी की नहीं,
मैं तो कहता हूं आज का कानून ये होना चाहिए कि हर बच्चा डिजिटल पढ़ेगा। अगली एक और बात सुन लीजिए, मैंने पिछले दिनों में 18 घंटे बैठकर डिजिटल वर्ल्ड को पढ़ा है। जितनी सक्सेस है डिजिटल वर्ल्ड की, बिलियनर बने हैं, वो $1 बिलियन मालिक हैं मुख्तलिफ मुल्कों में से, चाहे इंडिया को ले ले, बांग्लादेश को ले ले, श्रीलंका को ले ले, डेवलप्ड वर्ल्ड में जर्मनी को, यूके को, अमेरिका को, वहां से जो सक्सेस स्टोरी आईटी में आई है मोस्टली उनमें से हाई स्कूल रेलीगेटेड है। और आज मैं पढ़ रहा था, वो स्टूडेंट्स थे कि जिनको कहा जाता था, उनके टीचर कहते तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये उनके टीचर कह रहे हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड के टीचर कह रहे हैं। ये बिल गेट खुद कहता है कि मेरा टीचर मुझे कहता था तुम क्या करोगे, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो दुनिया का नंबर 1 इंसान बना। वजह ये आईटी वर्ल्ड जो है ये टोटली डिफरेंट वर्ल्ड है। डिजिटल वर्ल्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड है। इसमें कतई तौर पर इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने पीएचडी की भी है तो ही आप, वो पिछली दुनिया थी, वो दुनिया गुजर चुकी है, हमें ये मानना पड़ेगा। अब हम अपने बच्चों को कितना आगे लेकर जाते हैं, कितना नहीं लेकर जाते हैं। लाइक क्या मेरे लिए आज डिग्री जरूरी है या मेरे लिए समझना जरूरी है? इसी तरह हर बच्चे को, हाँ मैं यहां पर ये कहूंगा कि जो बच्चे अपना एक प्रोफेशन अडॉप्ट कर चुके हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई जो है हमारा वो आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग सीख रहा है, जरूर सीखें। उनको मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि वो सिस्टम से बाहर आ जाएं, जरूर सीखें। लेकिन साथ ही साथ अगर उन्होंने कामयाब प्रोफेशनल बनना है तो उनको आज के दौर की आईटी की बेसिक सीखनी पड़ेगी। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड का जो सिस्टम है उसको सीखना पड़ेगा। अगर वो गूगल सर्फिंग ही प्रॉपर नहीं कर सकते तो क्या वो आने वाले वक्त में कामयाब होंगे? कतई तौर पर नहीं होंगे। अगर वो प्रॉपरली ये जो जितने एप्स हैं उनको यूज ही नहीं कर सकते तो क्या वो आने वाले वक्त में अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकेंगे? कतई तौर पर नहीं बना सकेंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा हमें वी बीइंग द पेरेंट्स हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमने अपने बच्चों को, अभी मुझे नहीं पता आपका एजुकेशन से ताल्लुक है, आप जरूर उस चीज को जानते होंगे, मुझसे ज्यादा समझते हैं। एक अमेरिका में खान एकेडमी है, तो गुजर खान की खान एकेडमी नहीं है, वो अमेरिका की खान एकेडमी है। कोई शकील खान या शबीर खान उन्होंने वो बनाई है। अच्छा। बिल गेट कहता है कि मैं उस एकेडमी का स्टूडेंट हूं। बिल गेट कहता है, वो कहता है कि मैं उस्ताद मानता हूं तो उस शकील खान को मानता हूं। क्यों? क्योंकि उसने हर घर में एजुकेशन सिस्टम पहुंचा दिया। अब उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए जो बेसिक हैं, एक मुनासिब इंटरनेट और दूसरा किसी तरह का कोई गैजेट। अब मेरा बेटा, उसके पास वो अभी इसमें उसका दाखिला हुआ है लाहौर लम्स में, हालांकि वो शिकागो यूनिवर्सिटी जा रहा था, लास्ट वो वहां होकर आया था। हमने उसको जबरदस्ती पाकिस्तान में रखने के लिए यहां करा दिया, टॉपर है वो। मैंने उससे अक्सर पूछा कि यार तेरे पास लैपटॉप भी है, तेरे पास एक बहुत अच्छा वो गेमिंग के लिए हमने उसको लास्ट ईयर बनवा कर दिया, एक बहुत हाई फाई सिस्टम, उसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, ही डोंट यूज दैट। आई सेड क्यों? कहता बाबा मैं मोबाइल के ऊपर आई फील मोर कंफर्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि सारी एजुकेशन जो है वो मोबाइल पर मिल सकती है जी। अब अगली दौर में आ जाते हैं। मैं आपका नहीं कहता, ये भाई बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं थोड़ा सा इनको जानता हूँ, इसलिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गौस भाई भी हैं। डॉक्टर साहब हमें जबरदस्ती कान पकड़ पकड़ कर स्लेट पर और तख्ती लिखवाई गई। क्यों? क्या मुझे आज तक याद है, मेरी अम्मी जो है ना वो इतना डांटती थी, अब्बू को शिकायत लगेगी अगर तख्ती ना लिखी। उस वक्त की तख्ती लिखना रिक्वायरमेंट थी। चूंकि हम तख्ती लिखते थे, हम अपनी कलम जो है वो सीधी करते थे, हम अपनी दवात को, अपनी उसको स्याही को अच्छा रखते थे, साफ सुथरा रखते थे, और ऐसा भी रखते थे कि ना हाथों को लगे ना कपड़ों को लगे। बाज बच्चे ऐसा करते थे। अब उससे क्या सीखा? एक तो आपकी जिंदगी में नफासत आई, दूसरा आपको लिखने का तरीका आया। अब उस वक्त की वो रिक्वायरमेंट थी। आज के दौर में अगर आप बच्चों को तख्ती लिखाएंगे तो फिर आप कौन से पत्थरों के दौर में ले जाएंगे ना भाई। तो उसका कसूरवार कौन है? उसका कसूरवार वी बीइंग द लेजिस्लेटर, हम दोनों भाई ये जो बैठे हुए हैं, वी आर दी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके कसूरवार मेरे डॉक्टर साहब होंगे, आप होंगे, क्योंकि आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। इसलिए मैं कहूंगा कि खुदारा
हमारे बच्चों का क्या कसूर है कि अगर वो थर्ड वर्ल्ड में पैदा हो गए हैं? हम कैसे, अगर हम उनको ये एनवायरनमेंट ही नहीं देंगे कि वो दुनिया के मुकाबले पे चल सकें, कल को वो दुनिया के साथ क्या मुकाबला करेंगे? ठीक है डॉक्टर गौर साहब, अभी मियां अतीक साहब ने ये बात कही कि कुछ लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, कुछ लोग अपने फवाइद देखते हैं जिसकी वजह से वो जो चेंज होता है, जो अच्छा प्रोडक्टिव चेंज होता है, उसको भी काउंटर करते हैं। तो उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? उन लोगों की, क्योंकि उन लोगों की शायद हमें जरूरत नहीं है, तो उन लोगों को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं? तो मैंने ये रिक्वेस्ट पहले की है ना कि जी अभी एक डेज की बहुत सारी डिस्कशन होनी चाहिए, तमाम लोग बैठ के इसको डिस्कशंस करें, मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी से लोग आए, प्रोफेशनल के प्रोफेशनल हो, हेल्थ एजुकेशन के हों और स्किल्स के हों, बैठ के फिर वो कन्विंस हो जाएंगे। ज़ाहिर एक अच्छी चीज़ है, इसको होना चाहिए। लेकिन ये भी देखना है कि हम एक करीम मुल्क है, हमारे तो वसाइल नहीं है, हमारे तो अभी हम नेट पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में को 5-6 दफ़ा तो ये कट ऑफ हो चुका है। तो इस किस्म की अगर ऑनलाइन वो बच्चों में या कोई वो नहीं होगी, लेकिन जिस तरह प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, मसलन डॉक्टर्स हैं, मतलब मैंने पेशेंट देखना है तो वो तो ऑनलाइन तो मुमकिन नहीं है जब तक मेरा वो प्रोफेसर, मेरा टीचर उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा कि मैंने पेशेंट कैसे चेक करना है, तो वो शायद इस तरह ना हो सके। तो इस पर बहुत सी डिस्कशन होनी चाहिए। तो अभी इस पर अभी तो कम हम बेसिक जो साइंस, बेसिक तालीम तक तो उसको कर सकते हैं कि ऑनलाइन होनी चाहिए। इस पे वर्कआउट किया जाए, सेमिनार मुनक़िद किए जाएँ, जो आईटी के एक्सपर्ट हैं वो उसमें आएँ, लेक्चर्स दें, क्योंकि आईटी का कुछ मेरे ख्याल में 90% लोगों को पता ही नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये मुश्किल है। तो अभी कुछ जब से ये कोरोना आया तो कुछ लोगों ने ये जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, तो कुछ जो लोगों में दिलचस्पी पैदा हुई है वो आके हमारे से डिस्कस करते हैं। तो इस किस्म के मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएँ, मीटिंग्स किए जाएँ, और मेरे ख्याल में कभी कुछ टाइम लगेगा और लोग कन्विंस हो जाएंगे। और बहरहाल डिजिटल दौर आ रहा है और आ चुका है, तो इसको मसला वही है कि टाइम का है कि कुछ टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें जो एक हुकूमत स्ट्रेटजी बनाए कि किस टेस्ट, मुख्तलिफ टेस्ट बना ले, इस साल हमने क्या करना है, दूसरे साल क्या करना है, तीसरे और 5 साल प्रोग्राम में मेरे ख्याल में लोग भी कन्विंस हो जाएंगे और बच्चे भी। मैं डॉक्टर साहब की बात से फुल्ली एग्री करता हूँ, और मैं इस बात को इस तरीके से चलूंगा कि हर सूरत हमें चाहिए है। पहली चीज तो ये है कि हम सिर्फ ये रियलाइज करें कि क्या ये आने वाले वक्त की जरूरत है, हमारे लिए है या नहीं है। सबसे बेसिक चीज, जब मैक्सिमम लोग इस बात के ऊपर एग्री कर जाते हैं कि हाँ जी ये हमारे लिए, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे मुल्क की बका, मैं तो यहां तक कहूंगा इसी डिजिटल वर्ल्ड में जाने की है, फिर ये देखा जाएगा कि कौन सा बेस्ट रास्ता है जो हमारे वसाइल के मुताबिक, हमारे हालात के मुताबिक, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक हमें सूट करता है। तो जब तक इन दोनों चीजों को हम बैलेंस लेकर नहीं चलेंगे, मैं कतई तौर पर भी ये नहीं कहता कि देखिए कि जी मेरे पास फर्ज करे पैसे नहीं है और मैं प्लान बना के बैठ जाऊं कि मैं तो BMW लूंगा। भाई जब पैसे आएंगे तो BMW ले लूंगा। अभी तो अगर मेरे पास गुंजाइश है, मैं अपनी मोटर बाइक पर जितनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ मोटर बाइक ले लूं। कल को मैं एक छोटी गाड़ी में जितनी स्पीड कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी को आरामदेह कर सकता हूँ, मैं उतना आरामदेह कर लूं छोटी गाड़ी के साथ। अल्लाह वसाइल देगा, कल को मेरे पास BMW के पैसे होंगे, मैं BMW भी खरीद लूंगा। मेरी जिंदगी सारी इसी तरह गुजरी है। मैंने ये कहा कि जो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इस काम को इसलिए छोड़ दूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। अभी जो वसाइल हैं उनको, मैं आखिरी बात करूंगा, फिर मैंने एक और जगह भी जाना है, अगर आप इजाजत देंगे तो। वो 3 बजे उनका हमारा अपना वेबिनार है, उसके लिए ये है कि देखिए जब सब मिलकर, सबसे पहली चीज ये है मुत्तफिक होकर, या आप मुझे कन्विंस कर ले, मैं आपकी बात मान लूंगा। हम 4 लोग बैठे हैं, मैं डॉक्टर साहब को बड़ा कहता हूँ, डॉक्टर साहब ज्यादा इस फील्ड के हैं माशाल्लाह, हमसे ज्यादा समझते हैं। ये बताएं कि देखिए आप लेजिस्लेशन कराएं, हम दोनों भाई यहाँ बैठे हैं, हम वही लेजिस्लेशन लेकर हम आगे चले जाएंगे, लेकिन हमें कुछ गाइड तो करें। ठीक है, पहली चीज ये कि माने कि हाँ इसकी जरूरत है, हमें रास्ता बताएं कि इस तरीके से ये किया जाए, इसको ये इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, हम उस चीज के लिए तैयार है। गौस भाई मेरे ख्याल में आप भी एग्री करेंगे इस बात से। बिल्कुल शेख साहब, और बहुत अच्छी बात की है आपने। इस दौरान में आपको
मीटिंग मुनक्किद कराने में सेनेट की और उसकी आपने बड़ा रोल अदा किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है अतीक साहब, आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, यूनिवर्सिटीज जिसको इनिशिएटिव लेने की कितनी जरूरत है कि वो फैकल्टी की ट्रेनिंग्स करवाएं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करें जिस तरह यूएमटी ने किया है। तो आप क्या समझते हैं यूएमटी का ये जो इनिशिएटिव है कि वो वर्कशॉप्स और फैकल्टी की ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, ये कितनी जरूरत है इस वक्त हमारी? भाई देखिए, इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जी। जो यूनिवर्सिटीज इसमें आ जाएंगी उनके बच्चे अपने आप को एलिवेटेड समझेंगे। ठीक है। जिस तरह से प्राइवेट सेटअप में प्राइवेट स्कूल्स आगे गए, क्यों कि उन्होंने ये कहा कि हम ये सिस्टम बनाकर देंगे, हम ऐसे बच्चों को लेकर जाएंगे, वो आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट होंगे, वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में सेलेक्ट होंगे, आने वाले वक्त में उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेंगी। तो सब लोगों ने अपने बच्चे को सब में लेकर गए पिछले 20 साल में। उससे पहले आप देखिए हमारे मुल्क में स्कॉलरशिप लेना कितना मुश्किल था, उन्होंने उन बच्चों को उस तरफ से लेकर गए कि उनको साइटेशन भी मिली। मेरा बेटा जो है वो पाकिस्तान टॉपर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में गया, 120% अवार्ड पर गया, वहां पर टॉपर है, वहां से टॉप करके आया है अपना, उससे कनाडा की यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। छोटा बेटा जो है वो स्टैनफोर्ड गया था, उससे छोटा जो है वो आखिरी अब जो है हमारा बच्चा वो शिकागो यूनिवर्सिटी 2 दफा गया है। तो बताने का मतलब है कि ये जब तक, और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह सिर्फ एक ये थी कि उनके स्कूल का वो एटमॉस्फेयर था। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज आने वाला वक्त डिग्रियों की बजाय सर्टिफिकेशन का वक्त है, इस बात को रियलाइज कर सकते हैं। पूरी दुनिया में अब डिग्री की वो वैल्यू नहीं रही, अब सर्टिफिकेशन की है, क्लासिफिकेशन की है। यू शुड बी अ क्लासिफाइड, अपना आप जो हो ना वो एजुकेशन लेकर आए हो कि आप एक क्लासिफिकेशन में जाकर आपने अपनी सर्टिफिकेशन कराई है कि मैं मास्टर हूं इस एम्बेट का, इस फील्ड का, इस सर्कल का। जब उस तरफ को हम बच्चों को लेकर जाएंगे। और तीसरी बात ये भाई, आखिरी बात है, आने वाले वक्त में डिजिटल वर्ल्ड में हर एक को अपनी जॉब खुद ढूंढनी पड़ेगी। वो वक्त चला गया कि इसको उधर लगा दो, इसको उधर लगा दो, इसको उधर लगा दो। कहीं कोई हुकूमत, इवन इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी आपको खुद मेहनत करके डिजिटली एंटर होके अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अतीक साहब। डॉक्टर अरशद साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरशद साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। अरशद साहब, अगर हम ये बात करते हैं, यही बात जो मैंने अतीक साहब से की, यूएमटी का ये जो इनिशिएटिव है कि खुद से फैकल्टी की ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स करवाना, ताकि ऑनलाइन ट्रेनिंग की जो असल एक रूह है उसको समझ सके और उसमें मदद कर सके एजुकेशन हासिल करने में, ये कितना जरूरी है इस वक्त? मेरे ख्याल में ये सब आता है एनेबलिंग एनवायरनमेंट में, और इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना हर यूनिवर्सिटी की बुनियादी जिम्मेदारी है। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, बुनियादी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक दोनों चीजें हैं, एक तो ये है कि वहाँ पे फैकल्टी में अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि लोग खुद भी अट्रैक्ट हों कि हम इसको फॉलो करें। तो इस लिहाज से आई थिंक यूएमटी का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वी शैल बी अप्रिशिएटेड एट एवरी लेवल कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और आई एम श्योर ये इनिशिएटिव ना सिर्फ ये कि टीचर्स को प्रिपेयर करेगा, ये स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, गौ साहब आप कुछ कहना चाहेंगे यूएमटी के इस इनिशिएटिव के बारे में? हाँ नहीं, वो अपने दोनों दोस्तों ने सही कहा कि अभी ये शुरू इसको यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे, क्योंकि हमने पहला स्टेप लेना है, तो वो बच्चे समझदार भी हैं, वो एक्सेप्टेबिलिटी भी उस पर ज्यादा होती है, समझने में भी आसानी होगी। तो पहले हम इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे शुरू करें, ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है। पर डिजिटल बात वही वसाइल की आती है और फिर नेट की क्वालिटी की होती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें इस पे जाना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ दुनिया के साथ साथ हमें चलना है। अब दुनिया डिजिटल बात पे जा रही है तो भी जाना होगा। तो उसके लिए हमें अपने वसाइल भी बढ़ाना होंगे और अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना होगा, क्वालिटी ऑफ नेट को बढ़ाना होगा, और फिर एक एक्सेप्टेबिलिटी के मुख्तलिफ सेमिनार्स कराए जाए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ताकि केजी उसकी इफादियत से आगाह किया जाए। और मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के लोग माशाल्लाह ज़हीन हैं और दुनिया में चौथे नंबर पर जानत पाते हैं, तो इसको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और इसको बोर्ड ऑफ एजुकेशन। लेकिन मैं अभी फिर भी ये कहूँगा, कम अज़ कम
कि जो प्राइमरी क्लासेस में या अप टू 5 या मैट्रिक जो है वो कम से कम उसमें या टीचर्स की या पेरेंट्स की सुपरविजन होगी, तब बच्चा जो है ना वो सही उसकी होगी। क्योंकि बच्चा ही होता है, उसको इतना ब्रेन नहीं होता कि जी वो यकसुई से पढ़ सके या कुछ पे। उसमें फिर ये ऑनलाइन है, कम से कम टीचर तो दूर होगा, पेरेंट्स की जिम्मेदारी जो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, बहुत देखा जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, आज के शो में हमने बात करने की कोशिश की ऑनलाइन एजुकेशन पर, उसके लूप होल्स पर और स्टूडेंट्स की शिकायत पर। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन एजुकेशन इंप्रूव होगी और यूएमटी के जो इनिशिएटिव है, जो भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए यूएमटी के जो भी इकदाम है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज भी उसको ऑप्ट करें। और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में ये कोरोना और ये कोविड-19 भी अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए यूएमटी टीवी।